हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे जनसत्ता न्यूज़पेपर और इसका डीप एनालिसिस करेंगे हम लोग, ताकि चीज़ों को हम लोग जान पाए। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आर्टिकल देखिए, यहाँ पे राम मंदिर को लेकर दिया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रामराज। देखिए रामराज का कॉन्सेप्ट पूछता है एग्जाम में, आंसर मीन्स राइटिंग में आपको काम आएगा। रामराज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोकतंत्र की बातें हो, जहाँ पे नागरिकों का अधिकार हो, उनको एक जस्टिस मिले, समझ रहे हैं, वहाँ पे इक्वालिटी स्थापित हो। तो इस तरह की बातें जो है रामराज के अंतर्गत आता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, पहला फैक्ट। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जो नक्सली जो हमले हो रहे हैं ना, ये काफ़ी जो है चिंता का विषय है। और ये राष्ट्र की जो सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता है ये। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो इलाका है बीजापुर, याद रखिएगा, बीजापुर जो है नक्सली के लिए काफ़ी फेमस हो रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो है चर्चित आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। दांतेवाड़ा हो गया, बीजापुर, ये सब जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं जहाँ पे नक्सली गतिविधियाँ देखे जाते हैं। और ये आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण है। तो आप जगह के नाम याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है। फिर यहाँ पे किसान, पता ही आपके, जो आंदोलन कर रहे हैं अपने एमएसपी मांग को लेकर, पेंशन को लेकर, ठीक है। और क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे इन्होंने, कर्ज माफी को लेकर। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि एमएसपी जो है यहाँ पे कई दिनों से चर्चा में रहा है और मैंने इसको जिक्र किया है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और इसके तहत जो है 23 फसल जो आते हैं, कितने फसल आते हैं, 23 फसल आते हैं। इसमें रबी और खरीफ फसल दो कैटेगरी होता है। आप रबी फसल को भी देख लीजिएगा, यूपीसी और यूपीपीसी में ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन कि वहाँ पे जो फसल है, रबी फसल कौन से होते हैं, खरीफ फसल कौन से होते हैं, देख लीजिएगा। फिर कौन सी कमिटी, देखिए यहाँ पे CACP एक जो संस्था है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कृषि लागत। CACP जो है ना, ये रिकमेंडेशन करती है कि कौन जो है फसलों पे एमएसपी कितना दिया जाए। फिर लास्ट में कैबिनेट जो मंत्री होती है आर्थिक मामलों का, वो मोहर लगाती है कि हाँ ये फाइनल हो गया, क्लियर है। तो CACP को आप ध्यान में रखिएगा। ये कब बना था, 1965 में बना था, आप इसको भी याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। फिर हम लोग बात करेंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट। देखिए मेंस आंसर राइटिंग कैसे पूछता है कि बताइए कृषि के क्षेत्र में और जल तकनीक के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन और M विश्वेश्वरैया का योगदान को आप यहाँ पे चर्चा करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं आपको कि इन्होंने MSP लागू करने की बात की गई थी स्वामीनाथन रिपोर्ट में। और इन्होंने जिस फार्मूला को बताया था C2+, ठीक है, जिसमें आपका फार्मूला में जो है सारे जो है एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर वहाँ पर तैयार किया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए दिल्ली चलो एक शब्द है। दिल्ली चलो जो है इन्होंने फिलहाल अभी शुरू किया है कि जो किसान है अपनी बातों को रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली चलने का इन्होंने फैसला किया कि वहाँ पर जाके हम सरकार को समक्ष जो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन इतिहास आप जब पढ़िएगा तो सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है, जब वो सिंगापुर में अपने जो है आज़ाद हिंद फौज जो बनाए थे, तो दिल्ली चलने का ही नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस से भी जुड़ा हुआ है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न वहाँ से बनते हैं। चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं हम लोग। फिर देखिए धर्मांतरण को लेकर, छत्तीसगढ़ में जो है ना धर्मांतरण को लेकर जो वहाँ पे एक बिल लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसको जो है पारित किया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पे जो यहाँ पर बोल रहे कि यहाँ पे रोक लगना चाहिए। और आपको बता दें, जो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 25 से 28 जो है ना धर्म से जुड़ा हुआ है। आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो वो आपको अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आर्टिकल 25 से 28 और ये आपको फंडामेंटल राइट के तहत आता है। और आर्टिकल 29 और 30 ये जो है माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है। माइनॉरिटी जो है अपने रुचि के जो है संस्थान बना सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम लोग अपने अगले मुद्दे पे आते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है और ये देखने को मिलेगा आपको। आज मैंने न्यूज़पेपर में मुझे जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ देखने को मिला। देखिए यहाँ पे मणिपुर को लेकर हिंसा। मणिपुर में जो भी हिंसा है ना 9 महीने से चल रहा है, 9 महीने से ज़्यादा समय हो गए। लेकिन अभी भी मैतई और कुकी, ये जो है ना मैतई ट्राइब और कुकी ट्राइब के बीच में अभी भी जो है संघर्ष जो है चालू ही है, थमने का नाम नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अभी जो हाल फिलहाल में हिंसा हुआ था उसमें प्रशासन के लोग ही संलिप्त होते हैं। वहाँ का जो पुलिस प्रशासन था ना, वो जो है मिला हुआ था, जो हिंसा कर रहे थे वहाँ पे, जो विद्रोही थे उनसे मिला हुआ था। तो वहाँ पे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जो महकमे से जुड़े हुए थे सस्पेंड कर दिया गया। तो फिर जिस समुदाय से वो जुड़े हुए थे उस समुदाय ने इनका विरोध किया कि आप इसको सस्पेंड नहीं कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का हिंसा वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो है मतई और कुकी ट्राइब के बीच में हुआ है। और देख यहाँ पर कई कमेटी और आयोग बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे शांति बहाल हो सके। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, केंद्र स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आप मणिपुर में आप देख लीजिएगा, लोकटक वाला जो झील है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो नदी पर तैरता हुआ झील है, वो पूछ सकता है। फिर वहाँ का लोकेशन, वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क जो फेमस है,
ठीक है, नदियाँ जो फेमस है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे विषमता के बारे में बात किया गया है, जीडीपी के बारे में बात किया गया। सबसे पहले याद रखिए कि 1991 में जो है आपका जो नरसिम्हा राव की जो सरकार थी और उसमें जो मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है एलपीजी जो है रिफॉर्म शुरू किया था। इस बार एग्जाम में जो है ना एलपीजी से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से ऐसे प्रश्न पूछता है मेंशन सर राइटिंग में कि आप बताइए कि महिला को सशक्त करने में वैश्वीकरण जो है कहाँ तक जो है सफल साबित हुआ। तो वैश्वीकरण को कैसे प्रश्न पूछता है। और 1991 में आपका एलपीजी जो है कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी आपको हम बता देते हैं। तो जीडीपी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, किसी एक मतलब विशेष वर्ष में, ठीक है, एक आर्थिक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, और जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है किसी भी देश का ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मान लें भारत के संदर्भ में बात करें तो एक जो वित्तीय वर्ष क्या हो गया, 1 अप्रैल से 30 मार्च तक के बीच में जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है अपना अपना जो पॉलिटिकल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका मालदीव भी हो गया और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार भी हो गया। तो जितने भी यहाँ प्रोडक्शन हो रहे हैं, चाहे नागरिक या गैर नागरिक दोनों की तरफ से, तो सारे इंक्लूड हो जाते हैं आपके गुड एंड सर्विसेज में। सपोज कीजिए यहाँ पे जो है 100 रुपया का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने देश में, चाहे वो नागरिक भी मिलकर कर रहे हैं और विदेशी लोग के द्वारा भी जो यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे वो जीडीपी कहलाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एग्जाम में यही कॉन्सेप्ट पूछता है, ध्यान में रखिएगा। और सबका जो है मार्केट प्राइस होगा, मार्केट प्राइस, ठीक है, फैक्टर प्राइस नहीं, लागत प्राइस पे नहीं। मान लीजिए हम 100 रुपया का बनाए तो 100 रुपया का मेरा लागत है, लेकिन मार्केट प्राइस जो है 120 रुपया, तो हमारा जीडीपी 120 रुपया होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखने को मिला। फिर होम स्टे कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो वहाँ पे क्या हुआ, पर्यटन जो आएंगे, धार्मिक लोग आएंगे, तो यहाँ पे तुरंत में तो मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट करने में तो समय लगेगा। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया है कि जिनके पास घर वगैरह है ना, तो वो अपने जो है होम स्टे का जो है सुविधा शुरू दे सकते हैं और उनके एवज में पैसा चार्ज करेंगे, क्लियर है। होम स्टे, मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होटल वगैरह नहीं है, तो आप अपने घर में स्टे कर लें और अपने जो है एक जो रीजनल जो चार्ज होता है वो आप उससे ले लें, ठीक है। तो ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे बात की गई है कि जो पूरे जीडीपी है ना, तो 500 जो निजी कंपनी है, 500 निजी कंपनी जो है जीडीपी में 90% का योगदान दे रही है। मान लीजिए टोटल जीडीपी हमारा देश का 100 रुपया है और इसमें जो है 90 रुपीज़ जो है खाली 500 जो है निजी कंपनी दे रही है। तो बाकी जो हमारा लघु और जो उद्यम उद्योग है तो उसका क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसी पे जो है विषमता के बारे में बात किया गया है। और अभी वर्तमान में जो हमारा अर्थव्यवस्था है 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन बहुत जल्द 2030 तक, ठीक है, जो हम इसको पछाड़ करके तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, जर्मनी और जापान को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुंबई जो हवाई अड्डे में एक कभी केस आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति का मृत्यु हो गया, ठीक है, उसको व्हील चेयर नहीं मिला। तो ये लापरवाही है, ठीक है, क्योंकि वो पहले से बुकिंग कर चुके थे, फिर भी उनको जो है समय पे जो है नहीं मिला और उनकी जो है क्या बोलते हैं उसको, नियमों को ताक पे रखकर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब मांगा गया है जो वहाँ प्रशासन है, हवाई अड्डे से जुड़े प्रशासन, कि आप जब आपके जो है खिलाफ अगर कुछ होते हैं ऐसे गतिविधियां, तो आप वहाँ पर सक्रिय रूप से आप उसको एक्शन लेते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो अगर तो इन बूढ़े व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ है इसका जवाब कौन देगा, क्लियर है। तो इन्हीं पे जो बात यहाँ पे की गई है कि अगर आप जो है नियम बनाते हैं तो दोनों पक्ष के मजबूत करते हुए बनाइए, ठीक है। चलिए हम लोग फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये रहा। देखिए जाति जनगणना आपने बहुत न्यूज में सुन रहा है, जाति जनगणना, लेकिन जो स्टेट जनगणना करता है, देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमारा जो शेड्यूल है, शेड्यूल 7 में सब्जेक्ट को बांटा गया है कि कौन राज्य जो है किस पर कानून बनाएगी, किस सब्जेक्ट पे किस विषय पे कानून बनाएगी, फिर केंद्र जो है किस राज्य पे जो है किस विषय पे कानून बनाएगी। और एक ऐसा भी विषय है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिला के कानून बनाती है, कोई भी बना सकती है, उसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची बोलते हैं। तो जाति जनगणना जो है ना, जाति जनगणना ये जो है ना, ये आपका जो है संघ का सब्जेक्ट है, संघ स्पेसिफिक कानून बना सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर राज्य कैसे कानून बना ले रहा है, तो जो राज्य जो है ना जाति जनगणना नहीं करवा रहा है, जाति क्या करवा रहा है, सर्वेक्षण करवा रहा है। आप यहाँ शब्द को देखिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है यूपीएससी में फ्रेम करेगा, आप लोग सतर्क रहिएगा। तो जाति सर्वेक्षण जो करवा रहा है, ठीक है, और जो अभी जो है बिहार में हो चुका है जाति सर्वेक्षण हुआ है ना, और वहाँ पे जो है आरक्षण जो है जिस अनुपात पे जनसंख्या है जाति का, उस अनुपात में बढ़ा दिया गया।
फिर उसी तरह जो झारखंड में भी जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जाति सर्वेक्षण का जो यहाँ पे कवायद शुरू किया है, और जैसे ही लोकसभा जो समाप्त होगा उसके बाद जो जाति सर्वेक्षण शुरू कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, फिर अभी जेपी नड्डा जो है यहाँ पे किसके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 1980 में। तो जितने भी पार्टी का न्यूज में आता है, जैसे एनसीपी भी आया था, एनसीपी क्या हो, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसकी जो है जो राष्ट्रीय जो पात्रता थी, राष्ट्रीय जो पार्टी था, उसका स्टेटस खत्म कर दिया गया। वर्तमान में 6 ही पार्टी जो है नेशनल पार्टी, याद रखिएगा। पार्टी का स्थापना ईयर्स याद रखिएगा, एग्जाम में मैचिंग का फॉर्म में पूछता है, बीपीएससी में ऐसा ही पिछले बार पूछा गया था। क्लियर है? तो एनसीपी हो गया, बीजेपी हो गया, ठीक है। कांग्रेस का तो पता ही 1885 में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग उसका। ये तमाम जो है, फिर टीएमसी का देख लीजिएगा, आरजेडी का देख लीजिएगा, इससे तमाम जो पार्टी है न्यूज में चलते रहता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे, तो देखिए देश दुनिया में हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिमी जो है यहाँ पे एशिया है, वेस्टर्न एशिया में जो डिस्टर्बेंस है उसको लेकर जो यहाँ पे बातचीत चल रहा है, और द्विपक्षीय संबंधों पर लेकर जो हमारे जो एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे देशों के साथ जो है द्विपक्षीय बातों पर, बहुपक्षीय जो संबंध पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार न्यूज में आ रहा है। म्यूनिख सुरक्षा जो है ना, मैंने कल भी इसको जो है कवर किया था और आज भी करूंगा इसको, क्योंकि न्यूज में जो है ना एक हफ्ता से न्यूज में आ रहा है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन पूछ देगा कि कहाँ हो रहा है। वनडे एग्जाम क्या पूछेगा कि ये जो है ना म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, किस देश में हो रहा है, ठीक है। और वही यूपीएससी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि इस जो है जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, जो भी राष्ट्रीय देश है ना, जो भी देश है अपने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यहाँ पे और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बातचीत करते हैं विभिन्न देशों से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जो जयशंकर जो है, चीन के जो विदेश मंत्री है, क्या नाम है उनका, वांग करके नाम है उनका, तो उनसे बातचीत की और अपने जो है अपने जो संबंधों के बारे में कुछ बातचीत की, लेकिन हालांकि वो ऑफिशियली नहीं था, एक अनऑफिशियल बातचीत था। फिर बात करेंगे गाजा में युद्ध विराम को लेकर। देखिए, गाजा में जो अभी युद्ध हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे इजराइल और अपने इजराइल को लेकर आपने देखा है, तो वहाँ पे कतर जो है ना मध्यस्थता का जो है इसके पास पावर है, मतलब नेगोशिएशन पावर बहुत अधिक है कतर को लेकर। तो कतर का वहाँ पे जो विभिन्न जो शहर है उसका नाम याद रखिएगा। और कतर बहुत न्यूज में आ रहा है, तो कतर का जो है लोकेशन भी देख लीजिएगा, किस किस कंट्री से उसका बाउंड्रीज टच करता है, कौन से वहाँ पे सागर वगैरह हैं, क्योंकि ये न्यूज में बहुत आ रहा है कतर, ठीक है। जैसे कि कहिरा का हो गया, कतर का जो शहर है दोहा हो गया, दोहा भी वही है कतर में, आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री वहाँ विजिट किए थे। फिर कहिरा भी जो है यहाँ पे उसका शहर है। ऐसा जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, शहरों का नाम दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें कहिरा का जो है कौन सा शहर नहीं है, तो सऊदी अरब का देश का नाम दे देगा जो शहर का, फिर आपका यूएई का शहर का नाम डाल के आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे, ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 फैक्ट याद रखिएगा। जो रूस के जो विपक्ष के नेता है ना, उनका नाम है एलेक्सी नावलिन। पूछेगा कि अभी रूस के जो विपक्ष का नेता जो है निधन हो गया, उनका नाम बताइए, एलेक्सी नावलिन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इनका मृत्यु जो है ना बर्लिन में हुआ। कहाँ हुआ? बर्लिन में। ऐसे पूछेगा, ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा तो बोलेगा कि जो विपक्ष के नेता है एलेक्सी नावलिन, उनका जो है कहाँ देहांत हो गया, कहाँ मृत्यु हुआ? बर्लिन में। तो यहीं पे प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। क्लियर है? और फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैन समुदाय। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैन और बौद्ध का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैन में खास करके, ठीक है, संलेखना पद्धति क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए 24 को जो है ना यहाँ पे जैन धर्म से जो है तीर्थंकर हुए थे। अंतिम थे महावीर हुए थे, महावीर स्वामी, ठीक है। तो उन्होंने 24वें तीर्थंकर थे। और 23वें जो थे पार्श्वनाथ। हमारे झारखंड जो पार्श्वनाथ का जो पहाड़ी है, पार्श्वनाथ उन्हीं के नाम पे जो पड़ा है, पार्श्वनाथ के नाम पे ही जो पार्श्वनाथ जो पहाड़ी पड़ा है, याद रखिएगा। और वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो संलेखना पद्धति क्या होता है कि जब जो गुरु होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं ना, वो अपना शरीर को त्याग देते हैं, अन्न और जल को खाए भी नहीं, ठीक है। मतलब वो जो क्या कर लेते हैं, ब्रह्मलीन ले लेते हैं वो, ठीक है। तो याद रखिएगा संलेखना पद्धति जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि संलेखना और मतलब माफ कीजिएगा, मतलब गौतम बुद्ध कौन सा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्या समानता है। तो देखिए दोनों जो है ना यहाँ पे, दोनों जो है यहाँ पे क्या किए थे, दोनों के जो विचार है उसमें समानता पूछा था और वहाँ पे असमानता के बारे में पूछा था। तो जो बौद्ध धर्म जो है ना मध्यस्थता क्या चलता है, मिडिल मार्ग पे चलता है, ना तो वो ज़्यादा एक्सट्रीम होंगे ना तो ज़्यादा लिबरल होंगे, ठीक है, मध्य मार्ग पे फॉलो करते हैं। लेकिन ये संलेखना पद्धति जो है एक्सट्रीम है ये, ठीक है, क्योंकि शरीर को त्यागना ये अपने आप में बहुत कड़ा है, ये एक्सट्रीम चीज़ है। इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको।
फिर हम लोग इसके बाद बात करेंगे दोनों देश के बीच क्या है, श्रीलंका को लेकर। देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में जो अभी जो है संबंधों को बेहतर करने का कोशिश किया जा रहा है। वहाँ के अभी जो उच्चायुक्त है, जो हाई कमिश्नर है, वहाँ पे विजिट किए थे। तो याद रखिए जाफना जो है आपका श्रीलंका में एक जगह है, उत्तरी श्रीलंका में जाफना जगह है, उसको याद रखिएगा लोकेशन। और वहाँ पे बंदरगाह है काके संतुराई। कहाँ पे है काके संतुराई? कहाँ पे? श्रीलंका में है। देखिए श्रीलंका में का आता है, तो काके संतुराई से आप इसको याद रख सकते हैं। वनडे एग्जाम में पूछेगा कि काके संतुराई जो बंदरगाह चर्चा में रहा था किस देश में है, दे देगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश दे देगा, ठीक है, और दे देगा आपका श्रीलंका, ठीक है। अब जो लक्षद्वीप मालदीव न्यूज में था, मालदीव ऑप्शन में डाल देगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि काके संतुराई जो है कहाँ है, ये आपको श्रीलंका में है। और एक है तलाई मन्नार। तलाई मन्नार भी जो है आपका कहाँ पे है, ये श्रीलंका में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। फिर एक मंदिर है श्रीलंका में काफी फेमस है, तिरुकेथीश्वरम मंदिर। ये भी मंदिर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद आइए योजना है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में यहाँ पे योजना यही है कि कब लॉन्च हुआ था। अगर वनडे एग्जाम में हो गया, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह में, स्टेट पीसीएस में कैसे पूछेगा कि स्मार्ट मिशन योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में। याद रखिएगा फैक्ट को पहला। लेकिन यूपीएससी इसी को पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आवास मंत्रालय, याद रखिए, शहरी और आवास मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत ये योजना आता है। ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा देखिए 2005 में एक और स्कीम आया था शहरों को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। क्या नाम था उसका? जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन। आप इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग अगला जो है मुद्दे पे आते हैं। अभी 2-3 न्यूज़ों पे और देखने को मिलेगा। ये सब न्यूज़ को स्किप करना है, हमारे काम का नहीं होता। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, हाँ देखिए अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा जो हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है, उसने जो उस पर जो है पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। क्लियर है? अभी तक तो पॉक जो है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हमारे कब्जे में, वहाँ पर नियंत्रण जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये मामला जो है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इस मामले को यूएनओ में ले गए थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा गलती है, ये बहुत बड़ा चूल्हे भोग है हम लोग का, मतलब क्या बोलते हैं, चूक है ये। चलिए, क्योंकि हमारा जो मामला है ना, द्विपक्षीय मामलों को हम क्यों बहुपक्षीय मुद्दे पे उठाएं? जो हमारा आंतरिक मामला है उसको हम आंतरिक ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान नहीं दिया गया उस वक्त। हम लोग बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। ये जो है पाकिस्तान ने इसको अवैध तरीके से कब्जा रखा है, ये भारत का हिस्सा है। हमारा केटू जो है ना, वहाँ पे केटू काराकोरम जो भारत का सबसे जो हाईएस्ट चोटी है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही, याद रखिएगा। और पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है वो। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए पीर पंजाल जो है ना, श्रेणी या रेंज जो है ना, पीर पंजाल वो न्यूज़ में आ गया। तो आपको याद रखना, ये हमारा देखिए भारत का जो उत्तरी वाला जो इलाका है, उत्तरी जो है मैप है ये भारत का। माफ़ कीजिएगा, मैप अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। काराकोरम रेंज है, फिर यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये आता है पीर पंजाल। ये 4 श्रेणी है। तो ऐसा लोकेशन में पूछता है कि और उत्तर से दक्षिण को आप इसको अरेंज कीजिए। यहाँ पे काराकोरम आता है, फिर आता है ये लद्दाख, ये आता है जास्कर, ये आता है पीर पंजाल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। तो ये रेंज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग आगे मूव करेंगे और हमने जो है तलाशा है स्पोर्ट्स सेक्शन में। देखिए ऑटिज्म से पीड़ित जो है ना बच्चों ने जो है यहाँ पे एक विश्व कीर्तिमान जो है यहाँ पे स्थापित किया, और वो तैयार कर जो है ना अपने जो है यात्राओं को सफल बनाया। तो ऑटिज्म जो है ना, या डिसीज को याद रखिएगा, एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। और साइंस वाला टॉपिक में ये आपसे पूछ सकता है, ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे लोग संपर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बच्चे लोग संपर्क से प्रभावित होते हैं। तो ऑटिज्म जो है ये न्यूरोलॉजिकल जो है आपका जो डिसीज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नज़र आता है तो आप इसको पढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कुछ भी इंक्वायरी होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।